हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फिलोसफी विद श्रेष्ठा मुखर्जी। तो लास्ट क्लास जो था फ्राइडे की, विच वाज अ क्लास ऑफ इंडियन कंटेम्पोररी फ़िलोज़ोफ़र, तो वो जो क्लास है वो मैं नहीं ले पाई थी, तो आज मैं उसका वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बेसिकली हमने लास्ट क्लास में देखा था कि गॉड का जो एग्जिस्टेंस है उसके बिहाफ पे कैसे विवेकानंदो गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव करते हैं। उससे पहले हमने रियलिटी क्या है, रियलिटी एंड गॉड के बीच में क्या कंसेप्ट आ रहा है, कैसा अप्रोच दे रहे हैं विवेकानंद जी, तो ये सारे कंसेप्ट हम देख रहे थे। तो बेसिकली हम विवेकानंद पढ़ रहे थे, जो यूनिट 5 का एक टॉपिक है। अच्छा, बिकॉज दिस इज़ अ लास्ट ऑफ अप्रैल मंथ, तो मैं क्या सोच रही थी कि फ्रॉम मे, ठीक है, शेड्यूल जो है उस डे पे मैं तो पोस्ट करूँगी ही करूँगी। टू सम रीज़न्स मैं कुछ दिन रेगुलरली पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ पोस्ट। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं ये सब चीज़ें सॉल्व करके सही से रेगुलरली पोस्ट कर पाऊँ। एंड वीकली जो 2 वीडियोस है उसके अलावा भी मैं बहुत सारे टॉपिक के बारे में वीडियो लेके आने वाली हूँ, मैंने ये सोच रखा है। क्योंकि बिकॉज अभी तक फॉर्म फिलअप हुआ नहीं है यूजीसी नेट के, तो देयर माइट बी चांसेस दैट एग्ज़ाम शायद जून में ना हो कि जुलाई या अगस्त में हो, तो ऐसा हो सकता है। पर हमको ये सोच के नहीं चलना है, क्योंकि वो लोग लास्ट मोमेंट में फॉर्म फिलअप करके भी जून में एग्ज़ाम दे सकते। तो क्योंकि हम ये सोच के चल रहे हैं कि मई में एग्ज़ाम का हमारा लास्ट प्रिपरेशन का मंथ है शायद, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मई में जितना सारा कंसेप्ट जो इम्पॉर्टेंट्स है, ठीक है, यूनिट वाइज तो मैं कवर कराऊंगी जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि मैंने बहुत लास्ट वीडियो बनाना स्टार्ट किया, चैनल में वीडियो देना स्टार्ट किया, तो इसीलिए हमारे लिए ये जून वाला एग्ज़ाम तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट हो सकता है दिसंबर तक हमारा कंप्लीट हो जाए पूरा सिलेबस, या आई डोंट नो, पर फिर भी वी कैन ट्राई। तो मैं इस बार क्या करने वाली हूँ, मई में जो मैं शेड्यूल चला रही हूँ क्लास वो तो चलेगी, एंड उसके अलावा जो जो कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे अप्लाइड फ़िलोज़फी के, ठीक है, देन लॉजिक के, देन वेस्टर्न जो रिसेंट डेवलपमेंट फ़िलोज़फर्स है वहाँ के, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स पे मेरे पास रिक्वेस्ट आए थे कि आप वीडियो बनाओ मैम, तो मैं कोशिश करूँगी वो सारे टॉपिक पे, एंड जो जो रिसेंटली 2 साल के क्वेश्चंस है वहाँ से जो जो टॉपिक ना ज़्यादा एक हाईलाइटेड हो रहे, तो उस पे देखो, इंडियन फ़िलोज़फी ऐसा है कि वहाँ से हर एक पोर्शन से ही क्वेश्चन आएगा। तो इंडियन फ़िलोज़फी हम लोग बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग इंडियन फ़िलोज़फी में बहुत कॉन्फिडेंट है, तो अभी मैं इंडियन फ़िलोज़फी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इंडियन फ़िलोज़फी यू ऑल नो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इंडियन से अगर मान लो आपका 20 क्वेश्चन आ रहा है, तो इंडियन हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, इवन वेस्टर्न भी पढ़ के आ रहे हैं। पर ये जो चैप्टर्स है, ये जो यूनिट्स है, यूनिट 5, 6, 7, 8, ठीक है, एंड 10, तो ये न्यू है। एंड जो हमारा लॉजिक है वो भी हम करके आ रहे हैं ग्रेजुएशन से, पर प्रॉब्लम ये है कि लॉजिक में लोगों का बहुत डर रहता है, आई डोंट नो व्हाई, बट लोगों को बहुत डर लगता है कि लॉजिक हमसे नहीं होगा। एंड लॉजिक का जो यूनिट है वो लॉजिकल रीजनिंग से भी कनेक्टेड है, तो अगर यहाँ पे आप लॉजिक पे, हमारे जो पेपर 2 है वहाँ पे अगर आप लॉजिक में 5-6 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, तो वहाँ पे पेपर 1 में भी आपका अगर 4 या 5 क्वेश्चन आता है लॉजिक से, तो वो भी आपका गलत हो जाएगा, मतलब टोटल आपका 10 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, मतलब 20 मार्क्स जा रहे। सो वी कांट अफोर्ड दैट। एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबको पता है कि 1 मार्क्स के लिए भी लोगों का जीआरएफ नहीं होता है, नेट नहीं होता है, ऐसा बहुत बार होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका होगा, ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बहुत बार। तो यही प्रॉब्लम है, तो इसीलिए जो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो लॉजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उससे पेपर 1 पेपर 2 दोनों कनेक्टेड है, तो मैं लॉजिक का क्लास तो फॉर श्योर लूँगी। एंड लॉजिक में मैं बेसिक से स्टार्ट करके जितना हो सके मैं कोशिश करूँगी कंप्लीट कर देने की, क्योंकि लॉजिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद अगर मान लो कि जैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराना हो या फिर बहुत ज़्यादा होमवर्क देना हो, वो सब हम बाद में भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए ना कि लॉजिक में क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें करनी है, तो फिर बाकी की चीज़ हम बाद में भी डिटेलिंग में कर सकते हैं। तो अभी मेरा फोकस वही है कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उसके बिहाफ पे एक क्लासेस अरेंज करूँगी। एंड आप लोगों में से कोई भी ऐसा पर्सन है जिनको मैंने जो जो टॉपिक बोली उसके अलावा कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे कि मेरे को एक ने बोला था कि यूनिट 6 में जो पोस्ट मॉडर्निज़म है वो वाला पोर्शन, ठीक है। अप्लाइड फ़िलोज़फ़ी तो यूजुअली बोला था, पर अप्लाइड फ़िलोज़फ़ी से मान लो कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन, क्योंकि अप्लाइड फ़िलोज़फ़ी यूजुअली बहुत इजी है, पर क्योंकि बहुत इजी है ना, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ें। तो वो चीज़ मुझे एक ने बताया था कि आपको अगर आपसे हो पाए तो आप थोड़ा सा नोट अरेंज कर देना, या फिर थोड़ा सा ईजीली आपके पास अगर नोट्स होंगे। तो मैंने बोला था उसको कि मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर कंप्लीट हो जाता है तो आई विल अपलोड दैट PDF इन माई ग्रुप। ओके। एंड इसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो, मान लो कि जैसे किसी को प्रॉब्लम आ रहा है 2 में हेगेल की एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में, सो मैं अभी ये बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा बोल दो कि मैम आप पूरा वेस्टर्न फिलोसफी करो या आप पूरा इंडियन फिलोसफी करो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं अभी ये बोल रही हूँ कि मैं पूरा करूँ, मेरे को जो जो क्लास मैंने सोच रखा है वो मैं करूँगी। पर मैं अभी ये बोलना चाह रही हूँ कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, किसी को सब्जेक्टिव आइडियलिज्म में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर किसी को एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को एग्जिस्टेंशियलिज्म में प्रॉब्लम आ रहा है, इंडिविजुअल टॉपिक की बात कर रही हो। कोई फ्रेगे का सेंस एंड रेफरेंस थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है किसी को, या फिर किसी को रसल का थ्योरी ऑफ मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अभी बोल रही हूँ ना, इंडिविजुअल टॉपिक को जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट लगे, जिस भी टॉपिक पे आपको लगे कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जानना है, तो वो इंडिविजुअल टॉपिक पे आप लोग कमेंट करो या फिर आप ग्रुप में बताओ, कहीं पे भी बताओ। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कमेंट करना, कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक, मैं कोशिश करूँगी वो सारी टॉपिक में एग्ज़ाम से पहले वीडियो बनाने की, ठीक है। क्योंकि क्या है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कि सारी टॉपिक आपके दिमाग पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ओके, तो अभी जैसे हम विवेकानंद पढ़ रहे हैं, तो हम विवेकानंद पूरा, मैंने सोच रखा है कि मैं विवेकानंद पूरा कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी रविंद्रनाथ टैगोर पे। पर इसके बीच में जैसे कि मान लो इकबाल का है सेल्फ का कंसेप्ट, फिर केसी भट्टाचार्य के है सब्जेक्टिविज्म, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये जो क्लास है फ्राइडे का, ये क्लास पूरा एकदम सीरीज़ वाइज ही जाएगी, जैसे कि मैंने बताया था उस हिसाब से जाएगी। अब ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, तो वो सारे टॉपिक्स के मैं डिफरेंट वीडियोस, चाहे वो शॉर्ट्स में हो चाहे वो नॉर्मल हो, मैं कोशिश करूँगी करने की, ठीक है। क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी रूटीन या शेड्यूल बना रखा है, मैंने सोच रखा है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब मैंने आइडेंटिफाई कर दी है। अब उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो आप लोगों के पास लाने के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अब हमारा क्लास। जैसे कि मैंने बोला कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि गॉड का जो एग्जिस्टेंस है उसको कैसे प्रूव करते हैं विवेकानंद जो गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव करते हैं, उसके बाद वो गॉड के बारे में और कुछ बातें एक्स्ट्रा बताते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि गॉड के कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वो बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ेंगे कि वो ना यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक एक डेफिनेशन या फिर गॉड का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, दैट इज़ गॉड इज़ अ ह्यूमन गॉड, ठीक है। तो ये जो भगवान है ये ह्यूमन के भगवान है, ठीक है। तो ये चीज़ वो एज अ ट्रूथ, एज अ रियलिटी, एज अ एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहे हैं, या फिर बोल रहे कि गॉड जो है वो ह्यूमन गॉड है। ऐसा कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगेन मैंने बताया है कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सारी जगह से क्वेश्चन आते हैं। जब हम विवेकानंद कंप्लीट करने के बाद विवेकानंद का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, एंड लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि कौन से लाइन से कौन से सवाल आया है, ठीक है। ओके,
सो क्या बोला जा रहा है, सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड में, दैट इट इज़ नाउ अपैरेंट दैट विवेकानंद कंसीव गॉड more or less in the manner of Advaita Vedanta but with a difference। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि विवेकानंद कंसीव कर रहे गॉड को मोर और लेस इन द मैनर ऑफ अद्वैत वेदांतो। तो अद्वैत वेदांतों से ज़्यादा या फिर वेदांतों से कम हिसाब से विवेकानंदो कंसीव कर रहे गॉड को। ठीक है, ओके। तो वो जो है जो अद्वैत वेदांतिक एक मैनर है, ठीक है, उस हिसाब से वो गॉड को समझ रहे हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। द डिफरेंट कंसिस्ट इन द फैक्ट दैट विवेकानंद इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट दैट थियस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड आर description of God from a lower point of view. In fact, he feels that the Vedantic distinction between absolute and God इज़ रिडंडेंट। तो क्या बोल रहे हैं विवेकानंदो कि उनको लगता है ये जो डिफरेंसेस है ना, अद्वैत वेदांतों का जो गॉड का कंसेप्शन है एंड विवेकानंदो जो गॉड का कंसेप्शन दे रहे, तो इन दोनों के बीच में यही एक डिफरेंसेस उनको लग रहा है कि ये जो एक थियस्टिक डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है के बारे में, तो ये जो चीज़ है ये एक लोअर पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है। ठीक है, और उनको ये लगता है कि ये जो वेदांतिक डिस्टिंक्शन है एब्सोल्यूट एंड गॉड के बीच में, एक जो एब्सोल्यूट या फिर सुप्रीम कुछ पावर है एंड गॉड है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शन किया जा रहा है, ठीक है, तो दिस इज़ यूजलेस, ये चीज़ बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू हिम गॉड इज़ द एसेंशियल यूनिटी ऑफ एवरीथिंग एंड एज सच इज़ ऑल परवेसिव। तो गॉड क्या है, हमने ये बहुत जगहों पे इंडियन फिलोसफी में पढ़ा है कि बोला जाता है गॉड जो है परवेसिव है, मतलब हर जगह पे, हर स्पेस टाइम को लिमिटेड ना करते हुए गॉड हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है सर्वव्यापी। ओके, तो परवेसिव, तो यही बोला जा रहा है कि गॉड जो है ना वो एक एसेंशियल यूनिटी है हर एक चीज़ की, हर एक चीज़, यूनिटी ऑफ एवरीथिंग, एंड हर जगह पे वो है, हर जगह पे उसका एक्सटेंड है। ओके, सो देयरफॉर देयर इज़ नो नीड फॉर मेकिंग डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड, एवरीबडी इज़ फ्री टू व्यू हिम इन वॉट एवर मैनर ही लाइक्स। तो इसलिए कोई भी ऐसा डिस्टिंक्शन बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने भी पर्सन हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हर एक पर्सन फ्री है उनको देखने के लिए या उनको पाने के लिए या फिर उनके बारे में जानने के लिए। ठीक है, जैसे भी वो जानना चाहे। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, वॉट एवर मैनर्स ही लाइक्स। ठीक है, किसी को नहीं बोलते कि पत्थर में भी भगवान होता है, कोई बोलता है कि ट्रीज़ में भी भगवान होता है, कोई बोलता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें भगवान, हर एक जो ऑब्जेक्ट है, हर एक चीज़ है उस पे भगवान बसता है। ऐसा करके बहुत सारे थ्योरी से बहुत सारे ऐसे बात है जो लोग बोलते रहते हैं भगवान के बारे में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर अगर ऐसा है, हर एक जगह पे भगवान है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर भगवान है, तो फिर उसके लिए हमें कोई डिस्टिंक्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है गॉड के बारे में, या फिर गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे कोई हम डिस्टिंक्शन क्यों बनाएं। अगर गॉड हर जगह पे है, हर कोई उसको खुद के हिसाब से जान सकता है, पहचान सकता है, तो फिर उसका कोई डिस्टिंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये विवेकानंद बोल रहे। नेक्स्ट क्या बोल रहे, गॉड इज़ डिस्क्राइब्ड एज द वन इटर्नल प्रिंसिपल। This may lead one to suppose that God is unchanging and abiding principle in the midst of change, but that is not the exact conception of eternity. God is eternal because time and changes are irrelevant to it. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो गॉड है, ठीक है, ये गॉड कैसा डिस्क्राइब किया जा रहा है गॉड को, कि ये जो गॉड है ये इटर्नल प्रिंसिपल है, एक ही है, वन है, वननेस। पहले मैंने बोला था कि ये एक मोनिस्टिक व्यू है, मतलब मोनिज़म, एक ही चीज़ को माना जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गॉड जो है एक है एंड वो इटर्नल है। ठीक है, नॉन इटर्नल नहीं है, इटर्नल प्रिंसिपल है। एंड ये जो चीज़ है, ये चीज़ हमको किस चीज़ पे लीड कर रहे हैं,
तो इस चीज़ से हमें समझ में ये आ रहा है कि गॉड जो है वो अनचेंजिंग है, उसका जो एक प्रिंसिपल है चेंज का, वो सब चीज़ें नहीं आती है, वो जो है वो अनचेंजिंग है। तो फिर ये जो प्रिंसिपल ऑफ चेंजेस है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही उनके कंसेप्ट में नहीं आता है। ठीक है, सो गॉड हैज़ ऑल्सो बिन कंसीव्ड एज सुप्रीम गुडनेस। सुप्रीम गुड जो है, ठीक है, सुप्रीम, जिससे ज़्यादा अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता, दैट इज़ गॉड। मतलब देखो, गॉड के कंसेप्शन को यहाँ पे एक ऐसा कंसेप्शन दिखाया जा रहा है जो सबसे अच्छा है। नहीं बोलते हम कि मान लो कि कोई एक पर्सन, मान लो कि हम बोल रहे हैं कि राम स्कूल में सबसे अच्छा बच्चा है, उससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता, राइट। तो ऐसे हम बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं या फिर ऐसा बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो चीज़ है, तो गॉड को ऐसे कंसिडर किया जा रहा है कि गॉड एक ऐसा चीज़ या फिर एक ऐसा सुपर पावर या सुपर नेचुरल पावर है जिससे सुप्रीम, जिससे इटर्नल, जिससे अनचेंजिंग, जिससे पावरफुल और जिससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे गॉड is referred as a supreme goodness. Okay, so goodness in Vivekananda does not mean mere moral perfection, because from the point of view of God, the question of morality is also irrelevant. In God there is no distinction between good and evil. तो यहाँ पे ये जो goodness की बात बोली जा रही है, अच्छा, सबसे बेहतरीन, जो किसी भी चीज़ से कंट्रोल्ड नहीं है, जिसे भी चीज़ के ऊपर वो लिमिटेड नहीं है, वो गॉड के कंसेप्शन में उसी चीज़ को बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गॉड को हम बोल रहे हैं कि गॉड मॉरली गुड है या फिर मॉरली बैड है। ऐसा एक्शन के हिसाब से तो हम नहीं बोल रहे गॉड को, क्योंकि गॉड जो है गुड एंड इविल के ऊपर है, अच्छाई और बुराई के बहुत ऊपर है। ठीक है, तो ये जो हम गॉड को रेफ़र कर रहे सुप्रीम गुडनेस के हिसाब से, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे कोई मॉरलिटी की या फिर मॉरल परफेक्शन हम दे रहे गॉड के बारे में, कि गॉड जो है अगर अच्छा काम करेगा तो वो मॉरली राइट एक्शन कहलाएगा, अगर वो गॉड अगर अच्छा काम करेगा तो वो मॉरली गुड एक्शन होगा, अगर नहीं करेगा तो वो रॉन्ग एक्शन होगा। ऐसा कोई कंसेप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। सो गॉड, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड इविल। तो गॉड के लिए ये मॉरलिटी का क्वेश्चन, गुड एंड बैड के बीच में जो डिफरेंसेस है या फिर जो डिस्टिंक्शन है, ये गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे यूजलेस है। ठीक है, ओके। तो गॉड को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ही हैज़ बिन कंसीव्ड एज एन सुप्रीम गुडनेस, ठीक है, बट नॉट एज एन मॉरल परफेक्शन। और किसी भी मॉरलिटी की नोशन से गॉड को यहाँ पे तोला नहीं जा रहा है। ओके, बिकॉज गॉड के वहाँ पे, या गॉड जो है, गॉड का जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया जा रहा है, वहाँ पे गुड या इविल ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, डिवाइन गुडनेस हैज़ टू इम्प्लीकेशन। फर्स्ट, it means that God is bliss and happiness, and secondly it implies that it is possible for every individual to be good if he picks up the supreme goodness as his ideal and inspiration. तो क्या बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू विवेकानंदो, डिवाइन गुडनेस जो है, हम नहीं बोल रहे कि गॉड जो है वो एक सुप्रीम गुड है, पर ये जो गुड टर्म यहाँ पे यूज्ड हुआ है, ये टर्म मॉरलिटी की नोशन पे यूज्ड नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ये टर्म इसीलिए यहाँ पे यूज्ड हुए हैं क्योंकि यहाँ पे एक डिवाइन गुडनेस के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये जो डिवाइन गुडनेस है, ये दोनों तरीके से आ सकते हैं। कैसे ना, फर्स्ट इट मीन्स गॉड इज़ ब्लिस। गॉड जो है वो ब्लिस है, वो हैप्पीनेस है, वो अल्टीमेट हमारा ब्लिस मतलब क्या होता है, एक अंदर से एक हैप्पी फील करना। ओके, एक पीसफुलनेस, दैट इज़ ब्लिस। ये एक थॉट है। एंड सेकेंड थॉट क्या है, सेकेंड थॉट है दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरी इंडिविजुअल टू बी गुड इफ़ ही फिक्स अप द सुप्रीम गुडनेस एज हिज आइडियल एंड इंस्पिरेशन। सेकेंडली ये हो सकता है कि गॉड अपना जो आइडियल या इंस्पिरेशन है, उस चीज़ को अगर वो फिक्सअप करे, या एक चीज़ मान लो कि उन्होंने
आइडियल थॉट दिखा दिया कि, या फिर आइडियल कोई चीज़ दिखा दिया कि यही आपका इंस्पिरेशन है या यही चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए, तो उस हिसाब से लोग उस चीज़ को फॉलो करें या फिर उस चीज़ को माने, तो वो भी अल्टीमेट गुड थिंग हो सकते हैं। ठीक है, ओके। सो दिस टेक्स आस टू assert yet another character of God to which Vivekananda has given a unique importance. God according to him is a human God. जो मैं बोल रही थी कि यहाँ पे according to विवेकानंद गॉड जो है, भगवान जो है, वो ह्यूमन गॉड है। ठीक है, क्यों बोला जा रहा है ह्यूमन गॉड, अभी हम वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे जो गॉड का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ा सा यूनिक है। बाकियों के जो थ्योरी हमने पढ़ा है या फिर हम पढ़ेंगे ना, गॉड के बहुत सारे थ्योरीज़ है। एज आई सेड इन माय लास्ट वीडियो, गॉड के बहुत सारे कंसेप्शन है, बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारे फिलोसोफर ने गॉड के ऊपर बहुत सारी थ्योरी दी है। बट दिस इज़ आर समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक कंसेप्शन और सम यूनिक थ्योरी विवेकानंद हैज़ गिवन अस। ओके, तो इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, गॉड इज़ अ ह्यूमन गॉड। ओके, सो दिस assertion far from being anthropomorphic represent a very great truth. It does not suggest that God has been cast in man's image. On the other hand, it suggests that man bears the spark of divinity within himself. तो यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया ना कि गॉड इज़ अ ह्यूमन गॉड, अल्टीमेट ट्रूथ। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि ये जो ह्यूमन बीइंग है या फिर ह्यूमन के जो एक फॉर्म है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, गॉड को इमेजिनेशन करते हैं। क्या ये बोला जा रहा है? नहीं, ये भी नहीं बोला जा रहा है। हम हमारे हिसाब से हम जैसे दिखते हैं वैसे गॉड को सोच रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं बोला जा रहा है, बल्कि ऐसा बोला जा रहा है कि एक स्पार्क ऑफ डिवाइनिटी है इसके अंदर। ठीक है, गॉड जो है, जिसको हम बोल रहे हैं कि गॉड एक ह्यूमन गॉड है, गॉड के अंदर गुडनेस है, डिवाइन गुडनेस है, तो इस चीज़ में क्या चीज़ अलग हो रही है, गॉड एंड ह्यूमन के बीच में कौन सी चीज़ डिफरेंट है, कौन सी चीज़ में गॉड और ह्यूमन बीइंग सेम नहीं हो रहे हैं, दैट इज़ द डिवाइन स्पार्कनेस। उनके अंदर एक दैव शक्ति है, एक डिवाइन पावर दे हैव, राइट, जो ह्यूमन बीइंग में नहीं है। तो हम ऐसा नहीं सोच रहे कि ह्यूमन बीइंग के तरीके से हम गॉड को सोच रहे हैं या फिर गॉड को ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में सोच रहे हैं। ठीक है, एक इंसान के तरीके से हम किसी भगवान को सोच रहे हैं, नॉट लाइक दैट। देखो क्या बोला जाएगा, यही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे। सो विवेकानंद इज कॉन्शियस दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड कंसेप्ट is the fact that God is able to satisfy our urges and needs and is able to provide to our life greater vitality and strength. Therefore, God has to given some human attributes just in order to make intercommunication possible. तो क्या बोला जा रहा है, विवेकानंद कॉन्शियस थे दैट ये जो चीज़ है ना, ये गॉड का जो जस्टिफिकेशन है, दिस इज़ अ ग्रेटेस्ट जस्टिफिकेशन फॉर द कंसेप्ट ऑफ गॉड। वाई? क्योंकि ये जो चीज़ है, ये हमारा जो नीड है, हम जो जानना चाहते हैं उस चीज़ को काइंड ऑफ सेटिस्फाई करते हैं एंड ये हमारे लाइफ को बहुत ही ग्रेटर एक स्ट्रेंथ देते हैं, ग्रेटर एक पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का तरीका, एक स्ट्रेंथ, एक करेज देते हैं। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हिम गॉड हैज़ टू बी गिवन सम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, कुछ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है जस्ट इन ऑर्डर टू मेक अ इंटर कम्युनिकेशन, ताकि हम गॉड को कोई दूसरी दुनिया की कोई एलियन या फिर कोई दूसरी दुनिया का कोई चीज़ ना समझे। तो इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी सारे ह्यूमन फॉर्म में है पर ह्यूमन्स नहीं है। ठीक है, ह्यूमन फॉर्म में तो आ रहे हैं, जैसे कि हम जितने भी गॉड है सबका जो फ़ोटो आता है या सबके जो पिक्चर्स हमारे पास है, देखना सारे ह्यूमन के फॉर्म्स में ही आ रहे हैं, राइट। सो ये जो चीज़ है क्यों किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो गॉड है वो ह्यूमन फॉर्म में है। ये चीज़ इसीलिए किया गया है ताकि हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, इसलिए सो देयरफॉर
Vivekananda says he has a human attribute. He is merciful, he is just, he is powerful, he is almighty, he can be approached, he can be prayed to, he can be loved in return, and so forth. And in one word, he is a human God, only infinitely greater than man. तो क्या बोला जा रहा है कि वो जो है भगवान, वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स में आते हैं, वो मर्सीफुल है, वो जस्टिस करते हैं, वो पावरफुल है, उनके पास सारे पावर्स है, वो अप्रोचेबल है, एंड उसको उसके लिए प्रे किया जा सकता है या उसके लिए सब प्रे करते हैं, वो सबको प्यार रिटर्न में प्यार देते हैं, ठीक है। एंड वो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली वो ह्यूमन गॉड है, ठीक है। एंड जो इनफाइनाइटली ग्रेटर देन मैन, एंड जो ह्यूमन बींग से ग्रेटर है, बड़े है, ठीक है। सो ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है गॉड का विवेकानंदो ने, दिस शोज दैट गॉड इज ऑल्सो कंसीव्ड एज अ अल्टीमेट आइडल ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस. It is in and through him that everything has made its appearance. Therefore, the original bond of unity is always asserting itself. तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड है, ये क्लियरली शो कर रहा है कि गॉड जो है ये एक अल्टीमेट आइडियल ऑफ लाइफ है, आइडियल ऑफ एग्जिस्टेंस है. एंड ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है उनके अपीयरेंस, फिर उनकी जो बॉन्डिंग, यूनिटी, ये सब कुछ हम असर्ट कर रहे हैं बस उनके ही लिए. ओके, सो कंसिक्वेंटली द एम इज़ टू रियलाइज़ द यूनिटी वंस अगेन. तो ये जो एक यूनिटी है, ये चीज़ रियलाइज़ होना ही हमारा एम है. सो in fact the unity is not actually disturbed, but there is an apparent feeling of disruption. This feeling has to be suppressed and unity has to be re-established. So God therefore is the supreme ideal. तो क्या है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमारा जो एक लाइफ है, उस लाइफ में ये जो गॉड है, गॉड का जो थॉट है, दिस इज़ नॉट अ इमेजिनेशन. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक चीज़ के अंदर यूनिटी है. यूनिटी से ही हमें क्या समझ में आ रहा है, यूनिटी ही हमारा अल्टीमेट गोल है, एंड उससे ही हमें समझ में आ रहा है कि वही अल्टीमेटली हमारा सुप्रीम आइडियल है, विच इज़ गॉड. ठीक है. एंड यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यूनिटी, फिर उनका एक थॉट, उनका एक बिलीव, वो चीज़ हम क्या कर रहे हैं, री एस्टैब्लिश कर रहे हैं. ओके, सो दिस आइडियल कैन बी रिच थ्रू लव. एंड ये जो आइडियल है, ये कैसे पाया जा सकता है, लव या फिर प्यार के माध्यम से. ठीक है. सो दैट इज़ वाई विवेकानंद हैज़ मेड इवन लव अ मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ गॉड. तो क्या बोला जा रहा है कि विवेकानंद लव जो टर्म है, प्यार, ठीक है, मोहब्बत, किससे, भगवान से. तो ये जो टर्म है, इस टर्म को उन्होंने मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ गॉड बोल के उन्होंने कंसीडर किया है. ठीक है. दैट दिस टर्म लव इज़ कंसीडर्ड टू अ मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ गॉड. Okay, so disruption or disunity is an account of failure to realize the affinity or kingship of everything with everything. तो डिस्ट्रप्शन या फिर डिसयूनिटी, जो भगवान के साथ डिसयूनिटी फील होता है, वो क्या है, वो एक्चुअली फेलियर है. किस चीज़ का, ना रियलाइजेशन का, कि ये जो सारी चीज़ हो रही है, ये ब्रह्मांड में जितनी सारी चीज़ें हो रही है, वो सब चीज़ें किसके साथ कनेक्टेड है, गॉड के साथ. उसके पीछे कौन है, ये सब ना जानने की वजह से या फिर रियलाइजेशन ना होने की वजह से ही हमें ऐसा लगता है कि हम डिसयूनिटी में हैं या फिर हम भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं हैं. ओके, सो दिस कैन बी रियलाइज थ्रू लव. एंड सो विवेकानंद कम्स टू असर्ट दैट गॉड हिमसेल्फ इज़ लव. खुद ही जो है प्यार है. So Vivekananda does not consciously enter into the controversy regarding the personal or impersonal nature of God. In fact, he has described God on both ways, and he seems to be convinced that this distinction between a personal God and an impersonal God does not affect God's nature in any way. God is what he is. The distinction between personal and impersonal is the result of our attempt to apprehend God. तो यहाँ पे दो चीज़
बताई जा रही थी। इससे पहले वाले में मैंने बोला था कि पर्सनल एंड इम्पर्सनल गॉड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो कंट्रोवर्सी है कि कोई बोल रहा है कि गॉड बस मेरा पर्सनल है, कोई बोल रहा है पर्सनल करके ऐसा कुछ होता नहीं है गॉड के बारे में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो इस कंट्रोवर्सी में विवेकानंद एंटर नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी वो एंटर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने गॉड को दोनों ही तरीके से डिस्क्राइब किया है, वेदर इट इज़ अ पर्सनल नेचर ऑफ गॉड और इट इज़ अ इम्पर्सनल नेचर ऑफ गॉड। ओके, तो ये चीज़ वो बोल रहे हैं। सो गॉड डज नॉट इफेक्ट गॉड्स नेचर इन एनी वे। तो वेदर ये पर्सनल गॉड हो या फिर ये इम्पर्सनल गॉड हो, गॉड का जो नेचर है वो दोनों ही तरीके से अगर हो गॉड का नेचर, तो कहीं से भी वो चीज़ गॉड के नेचर को इफ़ेक्ट नहीं करता है। कोई मैटर नहीं करता वेदर इट इज़ अ पर्सनल गॉड और इट इज़ अ इम्पर्सनल गॉड। ओके, एंड क्या बोला जा रहा है, वन टेक्स टू द वे दैट suits him, and therefore it is not proper to reduce God's nature to the nature of our approaches to God। तो क्या बोला जा रहा है, अगर कोई इंसान मान लो कि ऐसा सोच रहा है कि गॉड का जो नेचर है उस नेचर को हम जैसे अप्रोच कर रहे हैं गॉड के बारे में, या हम जैसे सोच रहे हैं उस पर रिड्यूस करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, इवन सो वन फील्स दैट विवेकानंद इज मोर inclined towards the personal nature of God. The reason is simple. Vivekananda is trying to bring religion within the easy reach of the common man, and he feels that the common man is more inclined towards the personal character of God. तो जैसे कि मैंने बोला कि विवेकानंदों ने किसी भी गॉड के जो नेचर है, वेदर पर्सनल गॉड्स का नेचर या फिर इम्पर्सनल गॉड, किसी के बीच में भी उन्होंने कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया है, पर उन्होंने दोनों के बारे में ही बात किया है। पर स्पेशली ऐसा लगता है बाकी जो फिलोसोफर है या फिर उनके जो भी थ्योरी हम पढ़ रहे उसको देखते हुए ऐसा फील होता है कि शायद वो पर्सनल गॉड का जो नेचर है या फिर गॉड पर्सनल होते हैं, ये जो थिंग है, इस चीज़ पे वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो पर्सनल नेचर ऑफ गॉड, इस पॉइंट पे विवेकानंद शायद थोड़ा सा ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। तो उसके जवाब पे यही बोला जा रहा है कि द रीज़न इज़ सिंपल, क्योंकि वो क्या करना चाह रहे थे, वो यही करना चाहते थे कि जो रिलीजियन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि विवेकानंद तो यूनिवर्सल रिलीजियन के बारे में बात करते हैं। तो यूनिवर्सल रिलीजियन मतलब किसके बारे में बात हो रहा है कि यूनिवर्सल नंबर ऑफ़ पीपल, कॉमन नंबर ऑफ़ पीपल। तो जब कॉमन नंबर ऑफ़ पीपल के बारे में हम बात करेंगे, कॉमन मैन के बारे में बात करेंगे, तो कॉमन मैन कौन से गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। ऑब्वियसली पर्सनल गॉड हम नहीं बोलते कि मेरा भगवान ने तो मेरा कोई काम ही नहीं किया, तुम्हारे भगवान ने कर दिया, तो हम ऐसे ही बात करते हैं, राइट। मतलब मेरा भगवान, मेरे कृष्ण जी, मेरे गणपति जी, तो हम ऐसे बात करते हैं, राइट। तो हम यही सोचते हैं, नॉर्मल या ऑर्डिनरी पीपल यही सोचते हैं कि गॉड हमारा पर्सनल है, गॉड का पर्सनल नेचर है, हमारा गॉड है, हमारा भगवान है, राइट। पर यूजुअली इट्स नॉट आवर ओनली पर्सनल गॉड, राइट। तो ये जो कंसेप्शन है पर्सनल एंड इम्पर्सनल गॉड की, ये दोनों ही तरीके से सही है, पर कॉमन मैन का जो नेचर है उस हिसाब से पर्सनल गॉड का कैरेक्टर या फिर पर्सनल गॉड का जो कंसेप्शन है वही चीज़ ज़्यादा चलती है, क्योंकि हम यूजुअली वैसे ही कम्युनिकेट करते हैं भगवान के साथ। तो इसीलिए भगवान के साथ जब हम पर्सनल वे में, वन टू वन वे में हम कम्युनिकेशन करते हैं या इंटर कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसीलिए विवेकानंद वही बोल रहे हैं कि क्योंकि वो उनका गोल है कि ये जो रिलीजियन है या फिर ये जो गॉड का कंसेप्शन है या कुछ भी हो, इस सारी चीज़ों को कॉमन मैन के टूवर्ड्स या फिर ऑर्डिनरी पीपल के अंदर उनको ये चीज़ को स्प्रेड करना है, ठीक है। But this does not take away from Vivekananda his basic Vedantic conviction. He is convinced that properly speaking, God cannot be described. Our language is inadequate to represent him accurately. These attempts to represent the character of God are nothing but our limited ways of trying to know the
unknown. So Vivekananda says you cannot describe him by any language. All attempts of language calling him father or brother or our dearest friend are attempt to objectify God, which cannot be done. So he is eternal subject of everything. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि विवेक या फिर ये जो चीज़ उन्होंने बोला, इस चीज़ को विवेकानंद का जो बेसिक वेदांतिक कन्विक्शन है वहाँ से अलग नहीं किया जा रहा है। तो वो एक्चुअली कन्विंस्ड है एंड प्रॉपरली वो बोलना चाह रहे हैं कि भगवान को या फिर गॉड, ये जो टर्म है, इस चीज़ को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम किसी भी लैंग्वेज में बोले, किसी भी चीज़ पे बोले, कोई भी चीज़ एक्यूरेटली गॉड को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जितने भी अटेम्प्ट उन्होंने किया है गॉड के कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए, ये सारी चीज़ क्या है, लिमिटेड है। सारी चीज़ जितना हमें पता है उसके हिसाब से हमने की है, तो उससे भी ज़्यादा अननोन पॉइंट्स भी होंगे, जैसे हम इन्फरेंस में करते हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन फैक्ट की तरफ हम जाते हैं। तो यहाँ पे भी गॉड के बारे में जितना हमें पता है उसके बिहाफ पे हम जितना नहीं पता है उसको भी खोजना चाह रहे हैं, राइट। तो विवेकानंद इसलिए बोल रहे हैं कि यू कैन नॉट डिस्क्राइब हिम इन एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में आप उनको या फिर उनके कैरेक्टर को आप नहीं एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकते हो। वेदर आप किसी भी लैंग्वेज में उसको आप अपने पिता मानो या फिर अपना भाई मानो या फिर अपना गाइड मानो या फिर आप कुछ भी मानो, क्योंकि आप गॉड को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि हम पेन को पेन बोल रहे हैं, बुक को बुक बोल रहे हैं, मतलब क्या ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं ना, आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे फ्रेगे में हमने पढ़ा है या फिर हम पढ़ेंगे, मेल में भी बोला जा रहा है कि एक बॉटल है, ठीक है, तो उसके बाहर लेबल लगाया हुआ है, एक वाटर का है, दूसरा है मान लो फिनाइल का। तो अगर लेबल हटा दे तो क्या आपको समझ में आ जाएगा? मान लो विनीगर और पानी है, ठीक है, दोनों ही सेम ही दिखता है, तो अगर लेबल हटा दिया जाता है तो क्या आपको समझ में आएगा कि कौन से बॉटल में पानी है एंड कौन से बॉटल में विनीगर है? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो लेबल है, इसीलिए आपको समझ में आ रहा है। जैसे हमारे केस में भी होते हैं, हम सारे डिफरेंट इंडिविजुअल है, तो हम सबके एक आइडेंटिफिकेशन है, सबका अलग अलग नेम है, उसके हिसाब से हमें आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिफाई हो रहा है, हमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। पर गॉड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ऐसा पर्टिकुलर जिसको हम ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए वो एक इटर्नल सब्जेक्ट है हर एक चीज़ की। सो वी कैन नॉट डिस्क्राइब हिम एट ऑल, ठीक है। तो ये जितने भी सारे हमने प्रोनाउंसेशंस किया, ये जितने भी सारे हमने नाउन्स प्रोनाउंस ऐड किए उनके लिए वर्ब, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जस्ट वी आर ट्राइंग टू प्रूव गॉड, और वी आर ट्राइंग टू मेक अ कैरेक्टरिस्टिक्स, बट दिस ऑल आर नॉट अ प्रॉपर वन, क्योंकि वी कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई हिम, ठीक है। तो ये है गॉड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो विवेकानंद बता रहे हैं गॉड के बारे में। तो गॉड का कंसेप्शन, विवेकानंद का जो गॉड का कंसेप्शन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि यूनिवर्सल रिलीजियन करके एक टॉपिक है विवेकानंद का, जहाँ से बहुत सवाल आते हैं। तो जब आप ये वाला गॉड का टॉपिक ना पढ़ के यूनिवर्सल रिलीजियन पढ़ने जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने गॉड के बारे में क्या बोला है एंड यूजुअली हम गॉड के बारे में क्या सोचते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, राइट। तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। नेक्स्ट क्लास में मैं द कॉस्मोस एंड माया जो कंसेप्शन है वो मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो यहाँ पे जो गॉड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, गॉड का जो नेचर है, गॉड को कैसे विवेकानंद प्रूव कर रहे हैं, ये हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।